सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जो कि काफी ज्यादा कमाल का था, जिसमें कि शीहाओ का बदला लेने के लिए ग्रैंड एल्डर शीहाओ को लेकर सीधा वैंग मैंशन और उनके एंसेस्ट्रल हॉल में पहुंच जाता है। और यहाँ पे सबकी बचाने के बाद वो फाइनली इस नतीजे पर पहुंचते हैं और चारों जगह पर ये खबर फैला दी जाती है कि जो वैंग फैमिली है उसका कोई भी मेंबर हुआंग से पंगा नहीं लेगा और ना ही कोई भी उसे डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा। और जो पास्ट में इनके बीच में जो भी एनकाउंटर हुआ था उसमें वैंग फैमिली गिल्टी पाई गई है। हम देखते हैं कि तीनों अकेडमी में ये खबर फैल जाती है और मिस वैंगशी को जब ये पता चलता है ना, तो आपस के जो लोग थे वो उसी के बारे में बातें कर रहे थे। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ अब शीहाओ भी एकेडमी वापस आने के लिए तैयार हो जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर है और अपना जो शीहाओ है ये लोग एकेडमी में पहुंच चुके थे कि तभी यहाँ पर हम वांग फैमिली के एक एल्डर को आता हुआ देखते हैं, जिसे कि उस नोटिस के बारे में पता चल चुका था जो कि यहाँ पर वांग फैमिली ने रिलीज किया था। और यहाँ पे वो आते साथ ही कहने लगता है कि पर मैं इस बात के लिए ऑब्जेक्शन करता हूँ। अब यहाँ उसकी बात सुनकर ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि तुम्हारी फैमिली का जो एंसेस्टर है जब उससे कोई मसला नहीं था, फिर तुम क्यों उसके खिलाफ जा रहे हो। जिसमें वो कहने लगता है कि मैं अभी अभी अपनी ट्रैवल से वापस आया हूँ और मुझे सुनने को क्या मिलता है कि एक पुलिस मैंग टियानजन मेरी पूरी की पूरी फैमिली को फोर्स कर रहा है। हमारी फैमिली एल्डर से ही कोई गलती हो गई होगी, वरना वो कभी भी तुम्हें ऐसे सही सलामत वहाँ से निकलने कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे उसकी बात सुनकर ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुम फैमिली हेड की पोजीशन की तलाश में हो, इसी वजह से इतना ज्यादा उछल रहे हो। हाँ, मुझे एक बात बताओ, इस बार जब हुआंग पे अटैक किया गया था कहीं ये तुम्हारी तरफ से किया तो नहीं गया था? जिस पे वो हंसता है और कहने लगता है कि ये इतना कमजोर और मेरे अटेंशन के लायक भी नहीं। आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इसके लिए कुछ प्लान कर सकता हूँ? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हमें हमारे फ्यूचर थ्रेट को ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर है वो साफ इसके मुंह पे कहते हैं कि अच्छा तो वो तुम ही हो जिसने की सब कुछ प्लान किया था। जिस पे इसे भी चढ़ जाती है और वो कहने लगता है कि हाँ तो अगर मैंने किया तो क्या हुआ? वांग फैमिली के पास पूरी ताकत है कि वो कुछ भी डिसाइड करे, जो मर्जी चाहे वो करे। तुम होते कौन हो रोकने वाले? ऐसे भी तुम एक आउटसाइडर हो और ये तुम्हारी एकेडमी से जुड़ी हुई जगह है लेकिन तुम्हारी एकेडमी नहीं है। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर की सटक जाती है और वो कहने लगता है कि वांगदा अपनी हद को मत लांगो, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारा भी एक ग्रैंड सन है। यहाँ पे हम देखते हैं इसका ग्रैंड सन जो होता है वो कहने लगता है कि मैंग टियानजिन भूलो मत कि तुम किसके सामने खड़े हो। लेकिन यहाँ पे तो भाई ग्रैंड एल्डर की सटक चुकी थी। वो कहने लगता है कि मैं और चुप हो जाऊं, मुझे तो कल्प्रिट का पता चल गया जिसने कि ये सब कुछ शुरू किया था और अब मैं बिना जवाब लिए यहाँ से हिलने नहीं वाला। हुए वो यहाँ पे एक पावरफुल पाम अटैक आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदा उस एल्डर को बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन ग्रैंड एल्डर का ये जो अटैक था ना ये दूसरे बंदे को ऐसे हिट होता है कि भाई लिटरली उसकी मुंडी अलग हो जाती है। और यहाँ पे ये बंदा अपने आप को अपने हाथों से जैसे तैसे डिफेंड करता है और यहाँ सभी लोग ये देख के दंग रह जाते हैं। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि ये सोचना भी मत कि मैं आज यहाँ पे नरमी बरतूंगा, मुझे जो करना था मैंने तो वो कर दिया, लेकिन हाँ एक न्यू जनरेशन का लड़का मेरे सामने आकर मुझे आंख दिखाएगा, मेरे ही सामने मेरे डिसाइपल को थ्रेटन करने की कोशिश करेगा और मैं छोड़ दूंगा, अगली बारी तुम्हारी है। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि वो जो वांग फैमिली का मेंबर था वो कहने लगता है कि वांग टियानजिन याद रखना हमारा मामला भी सेटल नहीं हुआ है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे मिस वैंगशी को देखते हैं जहाँ पर उसे काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी कि तभी यहाँ पे जिनजेन का भाई आता है और कहने लगता है कि मिस वैंगशी आपको इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कौन सा वो हुआंग वैंग फैमिली का कुछ भी बिगाड़ सकता है, लेकिन हाँ एक बार ब्रदर जिनजेन सर्कुलेशन से बाहर आ जाए जिसके बाद वो आपका बदला तो जरूर लेंगे, आप चिंता मत करो। तभी यहाँ पर वॉर प्रिंसेस आ जाती है और आते साथ ही कहने लगती है कि लगता है कि तुम लोगों की अकल अभी भी ठिकाने नहीं लगी, तो चलो ठीक है एक बेट लगाते हैं, मैं जाके हुआंग को लेके आती हूँ और तुम लोग जिनजेन को इन्फॉर्म करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी हुआंग और बाकी सब आ जाते हैं और उसे देखते साथ ही वो जो फैट का था वो उसके पास जाके कहने लगता है कि दोस्त तूने तो कमाल कर दिया यार, चारों तरफ तेरे चर्चे हैं और अब तो ग्रैंड एल्डर ने खुद बता दिया कि तुम उनके पर्सनल डिसाइपल हो और उनके साथ चल के तो तुम्हें काफी ज्यादा मजा आया होगा ना। इसी दौरान यहाँ पे एंड किंग कहने लगता है कि अपने मोटे हाथ ना दूर रखो, आखिर तुम किसे यहाँ पे मार रहे हो? जिस पे वो कहने लगता है कि आखिर कौन है? कि तभी एंड किंग कहने लगता है कि पिछले बार के मुक्के तुम्हें याद नहीं, तुम्हें तो 2-4 घुसे और पड़ने चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फैट गाय और एंड किंग दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं कि तभी शीहाओ को ग्रैंड एल्डर की कही बात याद आती है और वो बताने लगते हैं कि एक बात याद रखना, ये जो वांग चैंगशेंग है इस पे हम कभी भी ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते और इस बार अगर उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है इसलिए नहीं कि क्योंकि वो मुझसे डरता है, बल्कि उसने आने वाले खतरे को अच्छे से भांप लिया और बस उसे बहाना चाहिए था सर्कुलेशन में जाने का और उसने मुझे काफी अच्छे से यूज किया इस बहाने के लिए।
चाहिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि सेलेस्टियल एकेडमी के स्पेस में एक बहुत बड़ी चीज एंटर करने की कोशिश करती है, जिसे देखकर सभी का ध्यान उसकी तरफ जाता है कि तभी एल्डर कहने लगते हैं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत जो कि हमारी सेलेस्टियल एकेडमी के अंदर ऐसे घुसपैठ करने की कोशिश करे। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये लोग द ग्रेट रेड स्काई वॉर्स के लोग हैं और यहाँ एक बंदा इंजर्ड हो जाता है जो कि बताने लगता है कि हम पर एक हमला हुआ और फॉर्च्यून रियलम के जो पावर हाउसेस हैं उन लोगों ने घुसपैठ करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे जैसे ही वो ये सुनता है ना तो एंड किंग कहने लगता है कि कहीं ये वही इमोर्टल पॉट तो नहीं, कि तभी यहाँ पे जब एल्डर उसके करीब जाता है तो ये बंदा अपनी कांपती हुई आवाज में कहने लगता है कि जरा मेरी बात तो गौर से सुनो, वो जो फॉर्च्यून रियलम के पावर हाउसेस है ये हमारे रियलम के जो बंदे हैं इनके ब्लड को एज अ सैक्रिफाइस के तौर पे यूज कर रहे हैं। अगर हमने कुछ भी जल्दी नहीं किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर कहने लगता है कि जो ग्रेट रेड स्काई फोर्ट्रेस है ये हमारे लिए एक ऐसा किला है कि जिसे भेदना मुश्किल है। आखिर कैसे वो लोग इतनी आसानी से उसमें इन्वेड कर सकते हैं, और अगर इस फोर्ट्रेस के साथ ये हो सकता है तो बाकी जितने सेम लेवल के फोर्ट्रेस है उनका भी शायद यही हाल होगा। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया और अगर उस पे अटैक हो गया तो फिर हमारा खेल खत्म। यहाँ पे सभी लोग पैनिक करने लगते हैं कि तभी ग्रैंड एल्डर कहने लगता है कि आखिर इतना पैनिक करने की क्या बात है। इसी के साथ ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि अगर फॉर्च्यून रियलम ने वाकई में अटैक किया है ना तो हम लोग अभी पूरी तरीके से अनप्रिपेयर्ड हैं। जल्द से जल्द बाकी के क्लैंस, फैमिलीज और एकेडमी से कांटेक्ट करो, सभी को एक जगह पे समन करो, सबको कहो कि जल्द से जल्द बॉर्डर लैंड्स की तरफ रवाना हो। ये कहते साथ ही वो अपने पास से एक इमोर्टल गोल्डन हॉर्न को बाहर निकालते हैं जो कि इमोर्टल एंशिएंट एरा के 10 सबसे पावरफुल गोल्डन ड्रैगन हॉर्न में से एक है। यहाँ पे जैसे ही ग्रैंड एल्डर इस हॉर्न को बचाते हैं तो चारों तरफ आवाज गूंज उठती है कि तभी यहाँ पर हम एक इमोर्टल इल्यूजन को देखते हैं जो कि एंशिएंट एरा से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो 9 हेवन एंड 10 अर्थ है इसकी ट्रू पावर्स क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी क्लैंस इमीडिएटली यहाँ पे समन हो जाते हैं। सभी लोग एक सुर में अटेंडेंस लगाते हैं और अपने अपने क्लैन का नाम लेते हुए कहने लगते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पे हाजिर हैं। यहाँ पे शू फैमिली से लेकर लू फैमिली, मू फैमिली, सब के सब एक साथ अटेंडेंस लगाते हैं और यहाँ पे वो लोग कहने लगते हैं कि हम अपनी जी जान लगाकर भी अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, अगर इसमें हमारी जान भी चली जाए ना तो भी कोई गम नहीं। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर एकता को देखकर काफी ज्यादा गदगद हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि फॉरेन रियलम चाहे जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो लेकिन वो हमारी एकता को नहीं तोड़ सकता। पिछली बार ये लोग यहाँ से हमारा बहुत सा नुकसान करके चले गए थे लेकिन इस बार हम इन्हें यहाँ से खदेड़ के रख देंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक के बाद एक जितने भी वॉरशिप्स होती है वो यहाँ पर आने लगती हैं और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सेलेस्टियल एकेडमी है वहाँ पर सभी लोग तैनात हो जाते हैं और ग्रैंड एल्डर बताते हैं। ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि जितने भी हमारे यंग टैलेंट है और जितने भी जीनियसेस है वो सभी लोग मुझे फॉलो करते हुए सबसे पहले इनका सामना करेंगे। ऑलरेडी हमारी एक टोली जा चुकी है जो कि बॉर्डर लाइन पे तैनात है लेकिन अब सब कुछ हम पे है। यहाँ पे शीहाओ आगे आता है और कहने लगता है कि ग्रैंड एल्डर एक बात बताइए, जो लोग क्लोज डोर कल्टीवेशन में है आखिर उन लोगों के लिए कल्टीवेट करने का क्या फायदा, क्योंकि सबसे काला दिन तो आ चुका है। यहाँ हम लोग रुक के क्या करेंगे, हमें भी तो आगे जाके फाइट करना चाहिए। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वैन फैमिली के साथ साथ बाकी ग्रेट फैमिलीज के मेंबर्स आ जाते हैं और उनमें से एक कहने लगता है कि बच्चे चुप हो जाओ, तुम लोगों को नहीं पता लेकिन तुम हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ का फ्यूचर हो, इसलिए हमें हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर भी आगे आते हैं और कहने लगते हैं कि इसने बिल्कुल सही कहा, तुमने क्या हमें कमजोर समझ रखा है। वैसे भी इतिहास गवाह रहा है कि हम जैसे लोगों को बचाने के लिए हमारे जो एल्डर्स थे, हमारे जो सीनियर्स थे, उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और आज हमारी बारी है कि हम हमारे जूनियर्स को शील्ड करें। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के एल्डर्स भी एक एक करके आ जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि ग्रैंड एल्डर ने बिल्कुल सही कहा, हमारी बारी है। अगर उन्हें तुमसे और जितने भी यंग जीनियसेस हैं उनसे टकराना होगा तो सबसे पहले हमारी लाश से उन्हें गुजरना होगा। गाइस, तुमने एक चीज नोटिस की, ये साइड में ये जो बंदा ये तो यूनक्योसी है। अरे वही रेनेगेड इमोर्टल का जो 4 सेकंड इमोर्टल क्लैन का जो थर्ड नहीं आई गेस सेकंड एल्डर है। कपड़े ठीक ठाक पहन लिए पर डिट्टो वही है। कमेंट में बताना कि तुम में से कितने लोगों को भी ये बिल्कुल मेरी तरह यूनक्योसी लग रहा है। यहाँ पे ग्रेट एल्डर सभी से कहने लगते हैं कि जैसा कि हम सभी को पता है कि आज हम लोग यहाँ पे किस लिए इकट्ठा हुए हैं, चाहे जो हो जाए हम जान की बाजी लगा देंगे लेकिन हम हमारे जूनियर्स पे आज तक आने नहीं देंगे। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि फिलहाल के लिए तुम सभी लोग सेकुलेशन में चले जाओ और वहाँ पे खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाने में बिजी रहो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाकी के जीनियसेस होते हैं, फिर चाहे वो प्रिंसेस वॉर गॉड हो या फिर बाकी के जीनियसेस, वो सभी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ग्रैंड एल्डर, हम यहाँ पे ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रह सकते, हम वो सारा नजारा देखना चाहते हैं। एटलीस्ट हमें यहाँ से आप लोगों को जाते हुए देखने दीजिए, हम बस देखना चाहते हैं कि आप लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ पर वो बैटल होने वाली है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाउ भी बिल्कुल सबसे आगे खड़ा हो जाता है। उसके साथ यहाँ अब तक की एरा के जितने भी जीनियसेस थे, टॉप स्टूडेंट्स थे, सभी कतार में खड़े रहते हैं और ये चीज देख के ना मुझे ऐसे
गूज़बम्प्स से आ रहे हैं क्योंकि भाई अगले हफ्ते परफेक्ट वर्ल्ड का स्पेशल एपिसोड जो होने वाला है। हम देखते हैं कि इमॉर्टल एकेडमी का जो एल्डर है वो कहने लगता है कि ठीक है फिर हम तुम्हारे लिए इतना कर सकते हैं, अब तुम अपने एल्डर्स को यहाँ से जाते हुए देखोगे, तुम देखोगे कि कैसे फॉर्जन रियलम की जो वॉर होती है उसके लिए हम कैसे तैयार होते हैं। और हाँ, याद रखना आज के इस नजारे को कि कैसे तुम्हारे एल्डर्स ने तुम्हारे खून को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे खुद को सेक्रीफाइस करने निकल पड़े, और जब फ्यूचर में तुम्हें मौका मिले तो हमारा बदला हर हाल में लेना। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के एकेडमी के जो एल्डर होते हैं अब ये दोनों एक दूसरे को छेड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर वो आगे आता है और कहने लगता है कि एक बात याद रखना, कोई भी खतरा महसूस हो तो इमीडिएटली फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उन्हें यहाँ से खदेड़ देना। और मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि तुमसे दोबारा मुलाकात जरूर होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जिसके साथ ही अब ये लोग यहाँ से सभी को अलविदा कहते हैं और यहाँ गोल्डन कलर की एनर्जी सीधा आसमानों से जा टकराती है। यहाँ पे हम मूदाओ को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि फाइनली वो हिस्टोरिकल वॉर अब शुरू हो ही चुका है। जरा देखो और जरा मुझे देखो, मैं यहाँ पर इसकी साइड में खड़ा हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो शीहा को देखे जा रहा था कि तभी बाकी के जो एल्डर्स हैं एक एक करके अपनी वॉरशिप में रवाना होकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ वो लोग उस बड़े से गेट के जरिए से दूसरे जगह में पहुंच जाते हैं, यानी कि जहाँ पर बैटल होने वाली है। और यहाँ आते साथ ही ग्रैंड एल्डर बताते हैं कि जो प्रीमॉर्टल रियलम है ये काफी सारे रीजन्स में डिवाइडेड है, लेकिन इमॉर्टल एंशिएंट एरा के दौरान ये काफी बुरी तरीके से शटर्ड हो गया और काफी पीसेस में। ग्रेट रेड स्काई वॉर को एक वक्त था जब हम कहा करते थे कि ये पार्टिंग सॉरो का हेवन है। हम इस बॉर्डरलैंड का हाल देखते हैं जो कि पूरी तरीके से शटर्ड हो चुका था। और यहाँ पे जो इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर है वो भी कहने लगता है कि हाँ, जैसे कि एक बार खून से सींचा गया था आज वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। न जाने यहाँ पर कितना ब्रूटल वॉर हुआ होगा और ये हमारे रियलम के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक है। अब यहाँ पे ये बात चली रही थी कि तभी यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक कलर का क्लाउड बनता है जिससे एक इमॉर्टल हैंड बाहर आता है और कहने लगता है कि फाइनली तुम लो लेवल सर्वेंट्स ने आखिरकार अपना चेहरा दिखाई दिया। यहाँ पे जैसे इस हैंड को देखते हैं ना तो यहाँ पे सभी लोग उस पे दे दनादन अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस हैंड पे कोई असर ही नहीं पड़ता। वो यहाँ पे कहने लगता है कि तुम लोग अपनी पहली वाली जनरेशन के ट्रैश हो, तुम लोगों के एंसेस्टर हमें नहीं रोक पाए तो तुम तो उन्हीं के लोग हो, तो तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे सो कॉल्ड ट्रू इमॉर्टल्स भी हमारे पास घुटनों के बल रेंगता हुआ आया था, वो रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन हमने तो उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने पावरफुल इम्पैक्ट को रिलीज करता है जिसके चलते सभी लोग अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे शी हाउ समेत बाकी के जितने भी लोग थे वो सभी ये नजारा देख पा रहे थे, उन्हें भी ये इम्पैक्ट फील हो पा रहा था, लेकिन बेचारे क्या ही करते। जिसके बाद वो कहने लगता है कि वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम लोग फिर भी यहाँ पे मुंह उठा के हमें रोकने के लिए आ गए। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, यहाँ मौजूद सभी को पता चल चुका है कि तुम इससे पहले भी एक बार यहाँ आ चुके हो, लेकिन तब हमारे सीनियर ने तुम्हें रिट्रीट करने पे मजबूर कर दिया था, इसी वजह से तुम वापस लौट के आए हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के एल्डर भी इस पे एग्री करते हैं कि तभी पीछे से एक बंदा आता है और तब हमारे सीनियर्स की जो एकता की पावर थी ना उसी ने इन लोगों को मजबूर कर दिया होगा कि ये लोग उल्टे पैर वापस जाएं। और अगर ये इमॉर्टल वाकई में हम सभी को एक बार में निपटा सकता था ना तो ये बात हमें कभी भी अपना वक्त जाया नहीं कर सकता। और इससे ये भी पता चलता है कि इस वक्त ये लोग वर्ल्ड बैरियर को पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर सकते, वरना अब तक तो इनकी पूरी फौज आ चुकी होती है। हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वॉर प्रिंसेस का फादर है। यहाँ पे फॉर्जन रियलम का वो जो पावर हाउस है वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और तुम्हारे पास दिमाग भी है। हाँ, ये बात सच है कि इस वक्त फॉर्जन रियलम के ज्यादातर लोग यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि वर्ल्ड बैरियर अभी पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं हुआ, ताकि मेरे जैसा एक इमॉर्टल भी सिर्फ अपने हाथ का कुछ ही हिस्सा इस पोर्टल के जरिए से बाहर निकाल सकता है। लेकिन जरा देखो फिर भी मैंने कितनी तबाही मचा दी। अब यहाँ पे ग्रैंड एल्डर उसकी तरफ अपना एक अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम बस इस वर्ल्ड के जो लॉज हैं उनको कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते, जितनी देर तुम यहाँ पे रुकोगे उतना बुरा इफेक्ट तुम्हें पड़ेगा और ये बात तुम भी जानते हो। ग्रैंड एल्डर हवा में जंप करते हैं और यहाँ पे इस बंदे को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि यहाँ मौजूद सभी लोग जरा गौर से देखो कि ये इमॉर्टल पावर हाउस जो कि लास्ट एंशिएंट बैटल से बिलोंग करता है, आज इसका हम क्या हशर करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो हैंड था वो उन्हें पूरी तरीके से अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। शी हाउ तो ग्रैंड एल्डर को चिल्लाते हुए आवाज देता है, लेकिन ग्रैंड एल्डर यहाँ पे उसी गोल्डन हॉर्न का यूज करते हैं, जिसपे वो बंदा कहता है कि ट्रू ड्रैगन्स तो कब के मारे जा चुके हैं, तो आखिर तुम इस गोल्डन ड्रैगन हॉर्न से क्या ही कर लोगे। पर तभी गोल्डन कलर की एनर्जी निकलती है और अगले ही पल एक बहुत बड़ा सा विशाल का गोल्डन हॉर्न ड्रैगन बाहर
बाहर आता है और वो अपने मुंह से इतनी पावरफुल बीम अटैक करता है कि अगले ही पल यहाँ पे उस बंदे का हाथ बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और वो यहाँ पे इसे कोसते हुए कहता है कि कीड़े कहीं के तेरी इतनी हिम्मत। लेकिन ग्रैंड एल्डर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबसे पहले अपने 10 रियलम डायग्राम को एक्टिवेट करते हैं, साथ ही वो यहाँ पर एंसेस्ट्रल ड्रैगन हॉर्न की ताकत को उसके साथ कंबाइन करते हुए उस ड्रैगन को कमांड देते हैं और यहाँ पे वो ड्रैगन वो दहाड़ मारता है कि यहाँ पे उसके अटैक से ही ये जो हैंड था ये डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसी दौरान ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पे मारने के लिए आए थे, हाँ, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये बात तुमने अपने उसी आर्टिफैक्ट के जरिए से भी प्रूव कर दिया, ये भी साबित कर दिया कि एक हाफ स्टेप लॉन्गेविटी कल्टीवेटर भी तुम्हें हर्ट कर सकता है। यहाँ पे फॉरेन रियलम का ये जो पावर हाउस है ये यहाँ पे एक वॉर्टेक्स को क्रिएट करते हुए कहता है कि तुम जैसे चीटी जो कि अपने एंसेस्टर के दिए गए वेपन पे रिलाई करते हो वो यहाँ पर इतना उछल रहे हैं। ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि अभी तक रियलम से पूरी तरीके से ओपन नहीं हुए हैं, तो आखिर तुम इतना ज्यादा एरोगेंट कैसे बन सकते हो? बस मुझे 10 साल का वक्त हो, आज से 10 साल के बाद मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा कि मैं बस अपने हाथ के इशारे से ही तुम्हें मसल के रख दूंगा। उसकी बात सुनकर यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, लेकिन लॉन्गेविटी और ट्रू इमॉर्टल दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। एंशिएंट एरा में भी बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि इमॉर्टैलिटी तक पहुंच पाए हैं। अभी यहाँ पे ये कहते साथ ही वो सारे 9 क्लैंस को सरेंडर करने का ऑर्डर देता है और यहाँ पे उसका एक घोंसली स्कल सा बनने लगता है कि तभी ग्रैंड एल्डर सभी से कहते हैं कि कोई भी यहाँ नहीं डरेगा। भले ही हम लोग इतने ताकतवर नहीं है, लॉन्गेविटी हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल रास्ता है, लेकिन एक बात याद रखना, बाकी सारे जनरेशन से तुम लोग काफी ज्यादा डिफरेंट हो। इन लोगों ने 2 वर्ल्ड्स को आपस में कनेक्ट तो कर लिया और एक दिन वो रास्ता भी खुल जाएगा जिस पे चलकर तुम लोग इमॉर्टल रियलम में पहुंच जाओगे और तुम्हें वहाँ पे जाकर अपने एल्डर्स को अवेंज जरूर करना है। जो लोग भी इमॉर्टैलिटी के पथ पर चल रहे हैं उनकी नियति ऑलरेडी तय है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर अपनी पावर से उस घोंसले स्कल पे अटैक करते हैं, जिसके चलते यहाँ पे ये जो घोंसले स्कल था ये शैटर्ड होने लगता है। लेकिन वो वॉइस जोर जोर से हंसते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, लेकिन अगर तुम फिर भी कन्विंस नहीं हो और अगर फाइट करना ही चाहते हो तो क्यों ना तुम हमारे सामने आओ और आकर हमारा सामना करो। यहाँ पे जो फर्स्ट एल्डर है वो कहने लगते हैं कि अगर इतने सारे हेवंस के रूल्स और प्रेशर्स के चलते हुए ये लोग यहाँ पे घुसपैठ कर सकते हैं तो जाहिर है इनके पास कोई तगड़ा वाला प्लान जरूरी होगा। ग्रैंड एल्डर को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है, तो वो कहने लगते हैं कि जल्द से जल्द किसी को भेजो और जाकर हेवंस के रूल्स और एंशिएंट रिकॉर्ड्स को चेक करो। तभी ये लोग तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इसी दौरान यहाँ पे दीतो नाम का एक फॉरेन कल्टीवेटर अपीयर होता है और वो बताने लगता है कि मैं दीतो करोड़ों साल से कल्टीवेट करता हुआ आ रहा हूँ, आखिर वो कौन है जो कि आज मेरा यहाँ सामना करेगा। कि तभी यहाँ पे स्कैर्ड एकेडमी का शियांग फेंग आता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। यहाँ पे स्कैर्ड एकेडमी का एल्डर बताने लगता है कि ये हमारी एकेडमी के जो ग्रेट एल्डर हैं उनका चीफ डिसाइपल है। यार ये मुझे बाबा रामदेव क्यों लगता है, मतलब हुलिया बिल्कुल वैसे ही है। इसी के साथ वो बताते हैं कि ये पूरी तरीके से क्वालिफाइड है कि हमारे रियलम को वो यहाँ रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे ये बंदा जैसे ही दूताओ पे अटैक करता है तो दूताओ एक सिंगल अटैक से ही उसको निपटाने लगता है और कहता है कि मैंने तो अभी तक अपने रियलम के डिवाइन आर्ट्स का यूज भी नहीं किया और ऑलरेडी तुम्हारा काम मैंने निपटा दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी हालत को देखते साथ ही स्कैर्ड एकेडमी का जो एल्डर है वो कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन। यहाँ पे दीताओ अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगता है कि मैं अपने रियलम में जो मेरे फेलो कल्टीवेटर्स हैं उनमें 19th रैंक में आता हूँ। ये कहते हुए वो चला जाता है कि तभी यहाँ पे दूसरा बंदा अपीयर होता है और जो कि लॉर्ड ऑफ द ब्लड रिंग है और जिसने कि 5 लाख साल से भी ज्यादा तक के लिए कल्टीवेट किया है और वो आते साथ ही सबसे पहले यही बताता है और कहता है कि आखिर वो कौन है जो कि मुझसे फाइट करेगा। यहाँ पे एंड किंग कहने लगता है कि मैं एंड किंग जिसने कि 20 साल के लिए कल्टीवेट किया है, मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हारे रियलम के साथ जो मेरा अकाउंट है इसे मैं सेटल करूंगा। ये कहते हुए वो आगे जाता है, जो देखकर लॉर्ड ऑफ द ब्लड रिंग कहने लगता है कि अगर तुम्हारे रियलम के पास कोई भी लड़ने लायक कल्टीवेटर नहीं बचा तो तुमने एक इमेच्योर इंसेक्ट को भेज दिया। कितनी हंसी की बात है। यहाँ पे ये सुनकर एंड किंग कहता है कि तुम इस एंड किंग को हल्के में ले रहे हो, मैंने पूरे 20 साल के लिए कल्टीवेट किया है, ठीक है, नहीं शायद से 18 नहीं या फिर 17, हाँ पक्का मैंने 17 साल तक तो कल्टीवेट किया ही है, ये मुझे अच्छे से याद है। ये सुनकर यहाँ पे बंदा हंसने लगता है। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर पकड़ते हैं एंड किंग को और पीछे घसीटते हुए कहने लगता है कि ना मुन्ना तुमसे ना पाएगा। जिसके बाद यहाँ पे 5 लाख साल पुराना कल्टीवेटर एंट्री मारता है जिनका नाम चू शाने है और वो आगे आते साथ ही कहने लगता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। यहाँ पे जब बाकी सब उन्हें देखते हैं तो किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वो हैरानी के साथ कहते हैं कि क्या यही वो लेजेंडरी कल्टीवेटर है जो कि पिछले 5 लाख साल से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अपने हाथ के सिंगल इशारे से ही ये पूरे बैटल का रुख मोड़ देते हैं। द लेजेंडरी कल्टीवेटर चू शाने, यकीन नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस लेजेंडरी कल्टीवेटर के मुंह से खून निकल रहा था। तभी स्कैर्ड एकेडमी का एल्डर कहने लगता है कि सीनियर आपकी इंजरीज तो अभी भी हील नहीं हुई, जिससे वो कहने लगता है कि मेरी इंजरीज कितनी ज्यादा गहरी है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और ना ही आज मेरी इंजरीज मुझे रोक सकती है। मैं देखना
दिखाना चाहता हूँ कि फॉर्च्यून रीलों के कल्टीवेटर्स में कितना दम है। ये कहते हुए वो सीधा उसकी तरफ जंप करते हैं। अपनी टेक्निक्स को ये यूज करना शुरू कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर वो जो बंदा था वो अपने आसपास एक सेफ्टी बॉल को प्रिपेयर कर लेता है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर चू शानहे पे अटैक करता है, लेकिन उनका फॉर्मेशन उनकी जान बचा लेता है। और अगले ही पल ये बंदा जैसे उनके सामने जाकर उन्हें मारने वाला था कि तभी उनका जो मिस्टीरियस फॉर्मेशन है वो उसके बीच से एक काफी तगड़ा वाला स्लैश अटैक करता है कि जिससे ये बैरियर तक पूरी तरीके से टूट चुका था और अगले ही पल ये बंदा पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ एल्डर चू शानहे भी जमीन पे जा गिरते हैं, लेकिन सभी लोग उन्हें थाम लेते हैं और वो कहने लगते हैं कि चलो अच्छा हुआ, एट द एंड मैं जीत ही गया। सभी लोग ध्यान से सुनो, ये लोग इनविजिबल नहीं है, तो सभी लोग फ्री होकर स्ट्राइक करो क्योंकि हम इन्हें हरा सकते हैं। ये कहते साथ ही एल्डर यहाँ पे पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाते हैं और यहाँ पे सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा उदास थे कि तभी यहाँ पे एक दूसरा बंदा कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम में दम तो है, लेकिन तुमने बस 5 लाख साल पहले रैंक 11 के एक कल्टीवेटर को मारा है। जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि ये 1-on-1 की फाइट बहुत ज्यादा लंबी चलेगी, इसलिए हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 बंदे और आगे आते हैं और इनका सामना करने के लिए रेड हेड डिवाइन लॉर्ड आगे जाते हैं। वॉर प्रिंसेस बताने लगती है कि जो रेड हेड डिवाइन लॉर्ड है इन्होंने स्कारलेट डिवाइन टेक्निक को बहुत सालों से कल्टीवेट किया है और इमॉर्टल एंशिएंट एरा में इस टेक्निक से बहुत से फॉर्च्यून रियलम को हमने काउंटर किया था और शायद हो सकता है कि इस बार वो जीत पाए। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे 6 हाथों वाला बंदा रेड हेड डिवाइन लॉर्ड के बॉडी के अंदर अपना हाथ घुसा देता है और कहने लगता है कि तुम्हारे पास जो ब्लड के अंदर सिल्वर की पावर है, ऐसा लगता है कि तुम हमारे क्लैन के डिसेंडेंट हो, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि तुम गलत साइड में खड़े हो। यहाँ पे वो उनका काम तमाम कर देता है। ऐसे ही बाकी सारे लोग भी फाइट के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जिसे देखकर प्रिंसेस बहुत सरप्राइज हो जाती है और ये बंदा आते साथ ही कहता है कि मैंने 25 साल से कल्टीवेट किया है। जो सुनते साथ ही एंड किंग उछलता है और कहने लगता है कि हाँ फिर तो तुम मेरा शिकार हो। लेकिन तभी यहाँ पर शी-हाओ वर्ल्ड ट्री का यूज करते हुए उसे यहाँ से खदेड़ने की कोशिश करता है और बाकी सारे जो जीनियसेस थे वो लोग भी मैदान में उतर जाते हैं। अब यहाँ पे ये बंदा कहने लगता है कि वर्ल्ड ट्री हाँ कितनी पावरफुल ताकत है। जिसके बाद वो यहाँ जितने भी जीनियसेस थे उनके अंदर मौजूद उन इमॉर्टल सीड्स को देखकर कहने लगता है कि यहाँ पर तो हम बहुत ही अच्छी खासी फार्मिंग करने वाले हैं। सभी लोग कान खोल के सुन लो, सबको एक एक इमॉर्टल सीड मिलेगा और कोई भी एक दूसरे का शिकार नहीं झपटेगा। जिस पर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ ये लोग शी-हाओ के दोस्तों के ऊपर टूट पड़ते हैं। पर तभी शी-हाओ यहाँ पे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सभी से कहने लगता है कि तुम में से मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सो होमीज, परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन अब शुरू होने वाला है असली खेल और नेक्स्ट एपिसोड स्पेशल एपिसोड होने वाला है। तो वीडियो को भी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तुम लोग करते नहीं हो, याद दिलाना पड़ता है। और हाँ, स्वॉर्ड ऑफ कमिंग का सीजन 2 आ चुका है और जैसे कि हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर लिया है, तो एक बार जाके हमारे दूसरे चैनल पर उसे भी चेकआउट जरूर करना, जिसका की लिंक तुम्हें पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यार हम लोग 3 लाख के कितने ज्यादा करीब है। कभी चाहती हूँ कि मेरा बर्थडे से पहले तुम लोग इस चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर दो। आज है 27 और मेरा बर्थडे है नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी 18 को। तो देखते हैं कि होमीज उससे पहले तुम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे करते हो या नहीं। और अब से लेकर हर वीडियो में मैं तुम्हें याद जरूर दिलाती रहूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।